हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पर मैं आपको इसके पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ में, जो कि टीजीटी के सिलेबस में है होम साइंस के। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि मैं आपको संतुलित आहार क्या होता है और उस कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमको खाने चाहिए और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संतुलित आहार क्या होता है और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य समूह हैं और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम अनाज समूह के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि कोई अधिक अमाउंट में पाए जा रहे हैं, कोई कम अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ो और इसको तैयार करो और समझो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या होता है। वह आहार जिसमें सभी खाद्य पदार्थ समूह व पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा व अनुपात में उनका समावेश होता है, वो संतुलित आहार कहलाते हैं। यानी कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं, ठीक है, आहार जो ले रहे हैं, उसमें सभी फूड ग्रुप्स होने चाहिए, उसके साथ साथ उसमें सभी पोषक तत्व भी होने चाहिए जो कि हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो, यानी कि जिन्हें हमें हमारे शरीर को जरूरत है, जिन जिन पोषक तत्वों की, वो हमारे भोजन में होने चाहिए। ठीक है, और वो उचित मात्रा व अनुपात में भी होने चाहिए, तभी वो आहार संतुलित आहार कहलाता है। अब इनको किस तरीके से जो है हमें पता चलेगा कि कौन कौन से खाद्य समूह हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, किसमें कौन सा अधिक पाया जा रहा है, किसमें कौन सा कम पाया जा रहा है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए सभी खाद्य समूहों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया गया था, मूल 4 भोजन समूह दिए गए थे, यानी कि बेसिक फूड ग्रुप्स दिए गए थे, जिसमें कि जो पहला है वो है कि आते हैं उसमें अनाज, दालें और मोटा अनाज, जिसमें कि पोषक तत्व जो इसमें जो मोटा अनाज है उसमें रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें पोषक तत्व आपकी ऊर्जा पाई जाती है, प्रोटीन पाए जाते हैं और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। दूसरा इन्होंने वर्गीकृत किया था सब्जियां और फल, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें कि विटामिन, खनिज तत्व और रेशे यानी कि जो है मिनरल्स और ये फाइबर आ जाते हैं। फिर तीसरा था दूध, दुग्ध उत्पाद और मांसाहारी पदार्थ, जिसमें कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसमें और भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर चौथा है तेल, वसा, नट्स और तिलहन, जिसमें कि ऊर्जा और प्रोटीन पाए जाते हैं और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले बेसिक फूड ग्रुप्स के बारे में बताया गया था। उसके बाद में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यानी कि जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उन्होंने जो है 5 खाद्य समूह के बारे में बताया। ठीक है, अब ये जो है 2011 से पहले इन्होंने ये दिया था, बेसिक 5 फूड ग्रुप्स के बारे में बताया था। अब 2011 के बाद में, यानी कि अभी रिसेंट में, इन्होंने दूसरे फूड ग्रुप्स के यानी खाद्य समूह के बारे में बताया है, जो कि इसमें से उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इन 5 खाद्य समूह के बारे में जान लेते हैं जो कि बेसिक्स हैं। ठीक है, और यही मतलब जो भी इसमें भोज्य पदार्थ आ रहे हैं वो भी उसमें भी वही आएंगे, वही पोषक तत्व आएंगे, वही सब कुछ आएगा, बस केवल इन्होंने जो खाद्य समूह है उसको जो है दूसरे तरीके से वर्गीकृत कर दिया गया है। तो पहले हम 2011 से पहले का पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके 2011 से पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने कौन कौन से खाद्य समूह के बारे में बताया था और रिसेंट में कौन सा खाद्य समूह उन्होंने बताया, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों ही जानना जरूरी है। तो इन्होंने जो पहला खाद्य समूह बताया था उसमें सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स यानी कि अनाज समूह आ रहे थे। अनाज और जो अनाज से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं वो आते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, चावल व उनसे बने पदार्थ जैसे कि पोहा, सूजी, मैदा, दलिया, पॉपकॉर्न आदि। दूसरा है दालें, दलहन और तिलहन, यानी कि इसमें पल्सेस, लेग्यूम्स ये आ जाते हैं, और जो दालों से हमको तेल प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि साबुत
साबुत या फिर छिलका सहित व छिलका रहित दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, राजमा, मटर, मूंगफली, तिल और सरसों, जिनसे कि मूंगफली, जिनसे कि हमें तेल प्राप्त होता है, इनको तिलहन कहते हैं। ठीक है, सोयाबीन, राजमा ये लेग्यूम्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इन्होंने दिया था दुग्ध उत्पाद व मांसाहार, जिसमें कि दही, पनीर, छाछ, खोया, चीज, मछली, मुर्गा, अंडा और अन्य मांसाहारी पदार्थ आ जाते हैं। फिर चौथा इन्होंने बताया था फल और सब्जियां, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें कि इन्होंने सब्जियों को भी 3 में डिवाइड किया, जिसमें कि पहला था हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना, ये सारे आ जाते हैं, जिसमें कि पत्ते होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे ये ठंडक का सीजन आ गया, इसमें बहुत फ्रेश मिलते हैं और ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा था इसमें इन्होंने बताया था कि जड़ और कंदमूल वाली सब्जियां, यानी कि जो रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, जिन्हें हम उसी फॉर्म में खाते हैं, तो वो जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अरवी, अदरक आदि ये आ जाते हैं। फिर तीसरा इन्होंने जो है वो अन्य सब्जियां हैं, जो कि इसमें सेकंड और फर्स्ट ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। सभी फलियां हो गई, भिंडी, बैगन, लौकी, ककड़ी, तुरई, फूल गोभी, करेला, मटर, टमाटर आदि ये सारे आ जाते हैं। फिर उसके फल में केला, अंगूर, आम, पपीता, अनार, संतरा, अमरूद, सीताफल, जामुन, बेर, आंवला, नाशपाती, सभी जितने भी फल हैं वो इसमें आ जाते हैं। और पांचवा इन्होंने जो खाद्य समूह बताया वो था वसा और शर्करा, यानी कि शुगर और फैट, जैसे मक्खन, घी, हाइड्रोजनेटेड वसा, कुकिंग तेल, शर्करा, गुड़, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा भी बताया गया, बेसिक 7 फूड ग्रुप्स के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कि जो पहला है वो हरी और पीली सब्जियां इन्होंने पहले ग्रुप में रखा, जिसमें कि कैरोटीन, विटामिन सी और आयरन पाए जाते हैं। दूसरा संतरा, अंगूर, टमाटर व कच्चा पत्ता गोभी, जिसमें कि विटामिन सी होता है अच्छी मात्रा में। फिर आलू, अन्य सब्जियां और फल, जिसमें कि विटामिन, खनिज तत्व और रेशा यानी कि फाइबर पाए जाते हैं। दूध और दुग्ध उत्पाद, जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। मांस, मुर्गी, मछली और अंडा, जिसमें कि प्रोटीन, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी पाए जाते हैं। फिर ब्रेड, आटा और अनाज, जिसमें कि विटामिन B1, B3, B2, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और रेशा पाए जाते हैं। और सातवां जिन्होंने मक्खन और फोर्टिफाइड मार्गेरिन, जिसमें कि विटामिन ए और वसा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 7 फूड ग्रुप्स भी हैं जिसके बारे में इन्होंने बताया। तो 3 जो है फूड ग्रुप्स के बारे में बताया, लेकिन बेसिक जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो खाद्य समूह के बारे में बताया गया है उसके बारे में ही हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2011 से पहले का है जो ICMR के द्वारा खाद्य समूह के बारे में बताया गया, बेसिक 5 फूड ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें है आपके पहला है कि अनाज समूह। ओके, तो अनाज समूह में एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो अनाज समूह जिसमें कि गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, चावल और उनसे बने पदार्थ, यानी कि पोहा, सूजी, मैदा, दलिया, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से अनाज समूह में पदार्थ आ रहे हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। तो इसमें जो है पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो जो अनाज होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अनाज का जो शुष्क यानी कि जो सूखा भाग है, ठीक है, जो ड्राई मैटर होता है, वो 80% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ये मुख्य रूप से स्टार्च होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो होते हैं वो स्टार्च होते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा इसमें होती है वो 340 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम पाई जाती है। प्रोटीन इसमें 6 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अनाज में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो अनाज में 6 से 12% तक प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें जो कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इसमें आपको आंसर करना होगा कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोलामाइंस है यानी सुग्लाइडिन भी कहते हैं, और ग्लूटेलिन प्रोटीन, ये मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है अनाज समूह में। ठीक है, अब जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है वो 2 प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन, यानी कि ग्लूटेन जो कि मुख्य रूप से आपके गेहूं में पाई जाती है, यानी कि जो आप रोटी
खाते हो, गेहूं के आटे की रोटी खाते हो, तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लूटेन होती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस जो पेपर्स हैं जो अलग अलग नेट के हैं या फिर टीजीटी पीजीटी का है या फिर जो भी होम साइंस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देन आपको आंसर करना है ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। और ये किन दो प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, तो वो है ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन। ओके, तो ये हो गया। अब जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसमें लचीलापन होता है, यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि जैसे कि आप जब आटा गूंदा जाता है, ठीक है, उसका डो बनाया जाता है, तो जितना ज़्यादा आप आटा गूंद देते हो, ठीक है, या तो आप ज़्यादा गूंद दो या तो फिर उसको रोटी बनाने से आधे घंटे पहले आप गूंद करके रख दो, ठीक है, उसका डो बना करके रख दो। देन अगर आप रोटी बनाते हो तो क्या होता है, रोटी जो है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। तो इसी कारण से, क्योंकि जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है उसमें लचीलापन होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, जो कि आपकी रोटी को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाता है वो ब्रेड में और अन्य पदार्थ में किया जाता है जिनमें सॉफ्टनेस देनी होती है, ठीक है, जिसमें को मुलायम करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अनाज में है वो लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है, ठीक है, यानी कि जो सीरियल और सीरियल ग्रुप्स हैं उनमें जो है लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। अब जो ये लाइसिन अमीनो अम्ल है ये आवश्यक अमीनो अम्ल में आता है, ठीक है, तो इसमें जो है लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है, लेकिन इसमें मेथियोनिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनाज में कौन से अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड कौन सी कमी होती है, कौन से अमीनो एसिड की, और कौन सा अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि रिच अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। पाया दोनों जाता है, लाइसिन भी होता है और मेथियोनिन भी होता है, लेकिन लाइसिन जो है कम मात्रा में होता है, डेप्सेंट अमाउंट में होता है, और जो मेथियोनिन है वो रिच अमाउंट में पाया जाता है। और इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट है, दाल में मेथियोनिन की कमी होती है, ठीक है, जो दाल है आपका उसमें मेथियोनिन की कमी होती है और इसमें लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। अनाज में लाइसिन की कमी होती है जबकि दाल में लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, और अनाज में मेथियोनिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है जबकि दाल में मेथियोनिन की कमी होती है। दोनों जस्ट अपोजिट हैं, इसको आप जरूर याद कर लो, समझ लो, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं वसा की, ठीक है, तो इसमें जो फैट या फिर लिपिड पाया जाता है वो 1 से 2% होता है, ठीक है, और ये मेनली जो है आपके गेहूं और चावल में पाई जाती है, ठीक है, 1 से 2% जो है आपके गेहूं और चावल यानी कि वीट और राइस में पाई जाती है, जबकि जो वसा यानी मक्के में, मेज में जो है ये 3% तक पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं खनिज तत्व की यानी कि मिनरल्स की, तो इसमें आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो है आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन फॉस्फोरस भी पाया जाता है इसमें, लेकिन वो फाइटिन के रूप में पाया जाता है। जो फॉस्फोरस पाया जाता है वो फाइटिन के रूप में पाया जाता है, जो कि एक इनहिबिटर यानी कि अवरोधक का काम करता है। और जो कि ये फाइटेट है, जो कि फाइटिन जो है फाइटेट के रूप में पाया जा रहा है, फास्फोरस जो फाइटिन के रूप में पाया जा रहा है, तो एक ये अवरोधक होता है और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में यानी कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि हम अपने भोज्य पदार्थ में कितना भी आयरन ले लें, कितनी भी अच्छी मात्रा में आयरन ले लें, लेकिन ये जो फॉस्फोरस है जो कि अनाज में उपस्थित होता है, तो ये क्या करता है, आयरन को हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देता, यानी कि उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को जो आयरन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये इसको अवरोधक बोलते हैं, अवरोध का काम करता है, ठीक है। लेकिन
अब अच्छा एक चीज़ और कि जो ये फाइटिन है ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, जो अनाज के छिलके होते हैं उसमें पाया जाता है। तो यदि ये छिलका निकाल दिया जाता है यानी कि जो रिफाइंड अनाज होता है यानी प्रोसेसिंग के बाद जो अनाज होता है तो उसमें क्या होता है, फाइटिन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए जो रिफाइंड अनाज में फाइटिन कम मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इसको कम भी किया जा सकता है। अब देखिए इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। अनाज को अगर अंकुरित कर दिया जाता है तो उसमें फाइटिन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जब फाइटिन कम हो जाएगा तो आयरन का अवशोषण भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अनाज है आप उसको अंकुरित कर दो, यानी कि उसको जर्मिनेट कर सकते हो, जर्मिनेशन के थ्रू हो सकता है, फर्मेंटेशन यानी किण्वीकरण के थ्रू भी इसको कम किया जा सकता है, या फिर जब अनाज आप बना रहे हो तो उसको पहले थोड़ी देर भिगो करके रख दो, सोक करके रख दो, उससे भी इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, और या फिर जब अनाज को कुक किया जाता है यानी कि भोज्य पदार्थ को जब पकाया जाता है तो उससे भी फाइटिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है कुछ हद तक। ठीक है, तो कुकिंग के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा, ठीक है, सोकिंग के द्वारा इस तरीके से इनको कम किया जा सकता है। अब जो मोटे अनाज है यानी जैसे कि रागी है, ज्वार, बाजरा, जौ, ये हैं, ये इनमें जो है मिनरल्स और रेशा यानी कि फाइबर्स ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये रागी है, ज्वार, बाजरा है, ठीक है, गेहूं और चावल के अलावा जो अनाज हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, स्पेशली मिनरल्स और फाइबर्स। अब जो रागी है, इससे भी क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है कि रागी में कौन सा मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए देन आपको आंसर करना है आयरन और कैल्शियम। ठीक है, ये अच्छी मात्रा में रागी में पाया जाता है, जबकि यही आयरन और कैल्शियम चावल में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये पूछा जाता है कि किस अनाज में आयरन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, रिच अमाउंट में, देन आपको आंसर करना है रागी। और अगर पूछा जाए कि किसमें कम मात्रा में पाया जाता है देन आपको आंसर करना है चावल यानी कि राइस। चलिए अब बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन जो होता है अनाज के जो बाहरी भाग यानी जो छिलके हैं उसमें जो है विटामिन बी, स्पेशली थायमिन यानी कि जो विटामिन B1 होता है वो आपके उसमें अनाज के बाहरी छिलकों में पाया जाता है। तो इसीलिए जब आप चावल की प्रोसेसिंग होती है यानी कि उसका जब छिलका निकाल करके जो राइस बनता है तो क्या होता है उसमें जो है थायमिन का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जो आपने देखा होगा जो ब्राउन राइस आती है, ठीक है, ब्राउन राइस जो आती है जो कि पहले बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था, जिसको कि भुजिया चावल भी कहते हैं, तो उसका बहुत यूज़ होता था पहले, लेकिन अब जो है बहुत कम यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है जो भुजिया चावल बनाया जाता है उसको, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको सोक करके, जर्मिनेट करके इस तरीके से बनाया जाता है। तो क्या होता है उसमें जो थायमिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो हम चावल का यूज़ करते हैं अपने खाने में, आहार में, वो जो है प्रोसेस्ड चावल होता है जिसमें कि थायमिन का लॉस हो जाता है क्योंकि उसमें जो उसका बाहरी कवर है वो निकल जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन, तो ये कभी भी अगर पूछा जाता है कि विटामिन बी जो है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है तो वो चावल के जो बाहरी भाग है उसमें पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से कौन सा विटामिन, तो विटामिन B1 यानी कि जिसे कि थायमिन भी कहते हैं वो पाया जाता है। अच्छा, और इसमें किस विटामिन की कमी होती है, तो इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी नहीं पाया जाता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मक्का में बहुत कम मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए और सी मैंने बताया ना कि ये या तो नहीं पाया जाता है, और अगर पाया भी जाता है तो जैसे मक्का है तो इसमें बहुत कम मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कैरोटीन और रेटिनॉल से, क्योंकि ये दोनों ही, कैरोटीन और रेटिनॉल दोनों ही विटामिन ए का ही रूप होते हैं, ये प्रिकर्सर का काम करते हैं। कैरोटीन जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। तो ये जो है कैरोटीन ये हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जबकि जो रेटिनॉल होता है वो हमारे जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैरोटीन पेड़ पौधों में पाया जाता है जबकि रेटिनॉल जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाता है। तो अब जो है
अब ये मतलब कैसे होता है कि कैरोटीन प्लांट्स में पाए जा रहे हैं जबकि रेटिनॉल जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि पेड़ पौधों में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, जैंथोफिल और बहुत सारे कैरोटीन्स हैं, तो वो पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जंतु यानी कि हम भी तो जंतु में ही आते हैं, ठीक है। तो जो जंतु से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, तो जो जंतु उस प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि जब हम पेड़ पौधों खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं और अन्य सब्जियां भी खा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम प्लांट से प्राप्त होने वाले पदार्थ को खा रहे हैं, तो जब वो हमारे शरीर में जाते हैं उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और जब हम खाते हैं, जब हमारे शरीर में जाता है, तो यही जो कैरोटीन है वो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम खाते हैं, जब हमारे शरीर में जाता है, तब ये रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए तो जंतु से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उसमें रेटिनॉल पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि प्लांट्स में कैरोटीन और एनिमल्स में रेटिनॉल पाया जाता है। और जो अनाज से प्राप्त होने वाले तेल हैं उसमें जो है विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे जो है आपके अनाज में कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये तो मेन हो गया। फैट कितना पाया जा रहा है, प्रोटीन कौन कौन से पाए जा रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी कितनी पाई जा रही है। तो ये मेन जो है, जो मुख्य रूप से जिससे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा खाद्य समूह यानी कि दालें, दलहन और तिलहन है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ आ रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया कि कौन से रिच अमाउंट में और कौन से डेफिशिएंट अमाउंट में है, वैसे ही हम उसमें भी डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। और फर्दर जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये फूड ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब ये आपका फूड ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी रिसेंट में जो ICMR के द्वारा फूड ग्रुप्स बताया गया है वो कौन कौन से हैं। उसमें जो पोषक तत्व या फिर खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं वो तो वही होंगे, बट केवल उनका जो वर्गीकरण है वो चेंज है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें कि हम सेकंड फूड ग्रुप का डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो है, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी मैं समझा रही हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, देन जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो हमारे चैनल को, जिससे कि और भी लोगों को ये मिल सके, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे, मतलब ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके सिलेबस से ही है, और ये आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। मतलब इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर अभी तक शेयर नहीं किया है, देन इसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और जो भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई क्वेरी है, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर उसका जो है आंसर प्रोवाइड करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।